स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लास। और शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारियां चल रही हैं और उसी के संदर्भ में आज हम लेकर आए हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड, जो कि 10th के किसी भी बोर्ड में ये चैप्टर देखने को मिल जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। इसके बाद 11th में जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं तो वो पूरा का पूरा जो बेस है उसका वो इसी चैप्टर के अंदर छुपा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये चैप्टर 3 लेक्चर में हम यहाँ पे समाप्त कर देंगे। वैसे तो काफ़ी सारे लेक्चर लगते हैं, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है जितना स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात आती है कि कार्बन क्या है। सबको मालूम है कि कार्बन एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 6 होता है और जनरली ब्लैक कलर में पाया जाता है। वो अलग अलग उसकी फॉर्म्स पे डिपेंड करती हैं। अगर डायमंड के फॉर्म में है तो कोई कलर ऐसा नहीं दिखता, लेकिन बाकी काफ़ी सारे फॉर्म्स में कार्बन ब्लैक कलर का ही देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें पढ़ने के लिए, तो वन बाय वन हम सारे शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमेशा तो सबसे पहले वीएफटी ही हम पढ़ेंगे। वीएफटी का मतलब होता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी। तो चाहो तो इसका पूरा नाम लिख सकते हो, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है इसको तो वाइटल फोर्स थ्योरी करके लिख लो। क्या है वाइटल फोर्स थ्योरी? तो सबसे पहले इट वाज गिवन बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे बर्जीलियस। ठीक है ना। और काफी सारी बुक्स में जे बर्जीलियस के लिए ये भी लिखा हुआ ही इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 11th में आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो उसका जो बेस है वो पूरा यहीं से शुरू होता है। ठीक है ना। तो जे बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी वीएफटी, और ये काफी पुरानी बात है। ठीक है ना, लगभग 1850 के आसपास की बात है। क्या है वीएफटी? देखो ये चीजें कैसी हुई, नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत बढ़ने लग गए, तो केमिस्ट्री में सारे कंपाउंड्स की स्टडी एक साथ करना बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टीज पाई जा रही थी सब में। अब पीरियोडिक टेबल भी इसीलिए बनी है क्योंकि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका बिहेवियर सेम है और कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग है। तो सेम वालों को एक जगह रख दो, जो अलग अलग है उनको अलग रख दो। तो इस तरीके से यही सब करने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाई गई। तो इसी तरह से केमिस्ट्री के भी ब्रांच बांट दिए गए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ये जो पूरा पार्ट है ये ऑर्गेनिक वाला है। तो वीएफटी थ्योरी जो सबसे पहले इस दिशा में जो सबसे पहले काम किया वो जे बर्जीलियस ने किया। तो वीएफटी थ्योरी तो काफी कुछ कहती है, लेकिन इन शॉर्ट ये क्या कहती है? इन शॉर्ट बस ये कहती है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे कंपाउंड भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। बस यही था। तो क्या बोलती है थ्योरी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। ठीक है। बाकी तो बहुत कुछ इसमें इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग से मिल सकते हैं। बाकी दूसरा, इसी बात का दूसरा मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता। तो मतलब साफ है कि वो ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, हम उसको बना नहीं सकते। तो बनते किससे हैं? तो इनका कहना है कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। लिविंग थिंग्स जैसे कि हो सकता है एनिमल और प्लांट। तो इन शॉर्ट ये थ्योरी ये कहती है कि एनिमल और प्लांट से मिलने वाले कंपाउंड्स को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ये थ्योरी थी वीएफटी जे बर्जीलियस की। ठीक है ना। अब ये थ्योरी कितनी सही है कितनी गलत है इस बात का पता आगे चला। तो बर्जीलियस के ही एक असिस्टेंट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच वोलर। तो अगला हम पढ़ेंगे कि वायलेशन क्या हुआ। तो नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ वीएफटी। देखो एक जब थ्योरी आती है ना तो कुछ दिनों तक तो वो चलती रहती है जब तक उसका तोड़ नहीं मिल जाता, लेकिन जब उसका तोड़ मिल जाता, तोड़ बोले तो कि जैसे उस थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक मिल जाए, कुछ कमी मिल जाए, या उससे बेहतर कोई चीज निकल कर आए, तो वही हम कहेंगे कि इस थ्योरी का वायलेशन हो गया, यानी कि अब ये थ्योरी आगे ठीक नहीं मानी जाएगी। तो वीएफटी थ्योरी के साथ भी यही हुआ। वीएफटी थ्योरी इन शॉर्ट वो यही कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, वो ऑलरेडी बने बनाए हैं, लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है। लेकिन वायलेशन कैसे हुआ? तो मैंने बताया कि एक साइंटिस्ट थे, नाम था फ्रेडरिच वोलर। तो इन्होंने क्या किया होगा वायलेशन करने के लिए? क्या किया होगा भाई? थ्योरी ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाए जा सकते। इसका मतलब है कि उन्होंने लैब में कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया होगा। लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया होगा तो अपने आप ही जो फ्रेडरिच वोलर, जो बर्जीलियस की थ्योरी है वीएफटी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वो ब्रेक हो गई। तो बस फ्रेडरिच वोलर ने वही किया, इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, कौन सा बनाया था? यूरिया। आप हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड इन लैब। तो लैब में बनने वाला पहला कंपाउंड यूरिया ही था। इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है।
तो यूरिया बनाया। कैसे बना था? अब बना कैसे? तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था जिसका नाम था अमोनियम साइनेट्स, NH4CNO, ठीक है ना। अमोनियम NH4 है, अमोनियम आयन, CNO-1 होता है साइनेट आयन। तो अमोनियम साइनेट जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स से मिलने वाला। इसको कर दिया हीट, इसको गर्म कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ कि इसके एटम्स में, भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, इट्स द सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम का रीअरेंजमेंट होता है। तो बस वही रीअरेंजमेंट यहां देखने को मिला और एक नया कंपाउंड बनके तैयार हो गया जो है NH2CO NH2। अब देखो ना ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इट्स अ सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रिएक्शन तो है, रिएक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि कुछ नया तो बना है, नया बना है ना, कोई नई चीज बनी है नई प्रॉपर्टी के साथ में। तो ये रहा अमोनियम साइनेट और ये जो नई चीज बनी है ये है हमारा यूरिया। तो इस तरह से वायलेशन ऑफ VFT हुआ और लैब में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, यूरिया। और बना किससे था? अमोनियम साइनेट से। बनाया किसने था? फ्रेडरिच वोलर ने। और VFT थ्योरी हो गई वायलेशन। बात खत्म यहां तक, ठीक। इसके बाद तो ये सब छोटी मोटी चीजें याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद आगे कुछ पढ़ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो अब VFT जब आई थी यानी कि बर्जीलियस ने, और हाँ एक बात और, जो अभी हम लोगों ने लास्ट नेम लिखा था फ्रेडरिच वोलर, तो आजकल की जो बुक्स होती हैं, जो करंटली जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं, उन ज्यादातर बुक्स में फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रेडरिच वोलर का नाम दिया जाता है। तो अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, वैसे तो रेयरली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बाई चांस आ गया, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर दोनों उसमें नाम दिए हैं फ्रेडरिच वोलर और बर्जीलियस, तो आंसर आज की डेट में वोलर ज्यादा ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि दोनों नाम दे दें। पुरानी बुक्स में बर्जीलियस का नाम ज्यादा होता था। तो वैसे उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है कि हु इज द फादर, हु इज द मदर ऑफ एनी सब्जेक्ट, बट समटाइम ऐसा क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो करंटली वोलर का नाम ज्यादा सही है क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी थी उसका वायलेशन किया था और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया था लैब के अंदर, ठीक है। उसके बाद काफी सारे कंपाउंड और भी बने, जैसे कोल्बे ने उसके बाद एसिटिक एसिड बनाया था। तो और भी बहुत सारे कंपाउंड बने लैब में ऑर्गेनिक। तो इस तरह की चीजें होती रही। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बर्जीलियस के समय में ये थी कि ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ लिविंग थिंग्स से मिले, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय J.J. बर्जीलियस। और काफी सालों तक, जब तक VFT का वायलेशन नहीं हुआ तब तक ये थ्योरी चलती रही। लेकिन बाद में एक समय आया जब VFT का वायलेशन किया फ्रेडरिच वोलर ने, उसके बाद इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो आज की डेफिनेशन है वो ये है कि हाइड्रोकार्बन्स, नाम तो सुना होगा हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, इतने ही कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ये है हाइड्रोकार्बन्स प्लस हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन, उनके डेरिवेटिव को कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, कोई तीसरा एलिमेंट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मीथेन सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि एथेन C2H6, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इस तरह से काफी सारे हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब यह है कि वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, नंबर 1 वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, और उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन तो होना ही होना चाहिए, कार्बन तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मस्ट है। हाइड्रोजन हो चाहे ना हो, हाइड्रोजन हो चाहे ना हो, लेकिन कोई तीसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए। हाइड्रोजन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप पढ़ते हो C2H5OH एल्कोहल, तो देखो इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, तो एक तीसरा एलिमेंट भी आ गया, इसको बोलेंगे डेरिवेटिव। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन क्लोरीन भी है, तो कोई तीसरा एलिमेंट भी है। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं डेरिवेटिव। इन शॉर्ट ज्यादा आसानी से क्या बोला जाएगा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव मींस द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिनको हाइड्रोकार्बन से ही बनाया गया हो और हाइड्रोकार्बन का वो कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन में आप ये 2 एग्जांपल लिख लो और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में वो एग्जांपल लिख लो। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एसिटिक एसिड भी एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी है क्योंकि उसके अंदर भी ऑक्सीजन होता है, ठीक। स्टार करके एक पॉइंट लिख लो।
ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होना जरूरी है, इसीलिए चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो स्टार्ट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, बट आगे इसमें क्या है, लेकिन सारे वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक हो ये जरूरी नहीं है। यानी कि अगर वो चीज ऑर्गेनिक है तब तो उसके अंदर कार्बन है, ये तो तय है, लेकिन अगर कार्बन है तो बोलो कि ऑर्गेनिक है, ये चीज सही नहीं है। तो वहां पर दूसरा पॉइंट क्या है कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनके अंदर कार्बन तो है बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक, पॉइंट ये है। तो लिखे कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन बट, अब ऑर्गेनिक नहीं है तो दूसरा क्या ऑप्शन है, इनऑर्गेनिक। ओके, कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन बट इनऑर्गेनिक, ऐसे क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कुछ कंपाउंड्स की लिस्ट है, जैसे नंबर 1 ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो भी ऑक्साइड होते हैं उनके अंदर कार्बन तो है क्योंकि कार्बन का ऑक्साइड है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। दूसरी बात, कार्बोनेट्स कंपाउंड, जितने भी कार्बोनेट कंपाउंड है, आपको पता है कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है हमारा CO3-2, ठीक है ना, कार्बोनेट एक आयन है CO3-2। तो कार्बोनेट वाले जितने भी कंपाउंड है, अब जैसे क्या हो सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम, कुछ भी ले लो। तो जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अब देख सकते हो कि सबके अंदर कार्बन है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये सारे इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है इसमें बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स कंपाउंड। बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है HCO3-1, ये बाइकार्बोनेट आयन है। तो बाइकार्बोनेट के अंदर कार्बन तो है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे कि NaHCO3, क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा, जैसे कि CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होने की वजह से कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। और लास्ट ऑप्शन इसका हो सकता है, लास्ट जो होता है वो है साइनाइड्स, जो साइनाइड कंपाउंड होते हैं। अब साइनाइड क्या होता है, साइनाइड होता है CN-1, ठीक है ना, ये भी एक आयन है। तो साइनाइड आयन के अंदर, इस आयन के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन इसके जितने भी कंपाउंड है वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, और भी हो सकते हैं इस तरह के। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक बातें जो चैप्टर के शुरुआत में होनी चाहिए थी। इसके बाद अब कार्बन के नाम पे पूरा एक चैप्टर बना है, तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं कार्बन के अंदर जो दूसरे एलिमेंट से काफ़ी अलग हैं, तो हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे कि वो बातें एग्जैक्टली क्या है। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है ना, बॉन्डिंग इन कार्बन बोलो या फिर केमिकल बॉन्ड्स इन कार्बन। तो कार्बन में किस तरह का केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। सबसे पहली चीज ये है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, आपको पता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम विद इन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम के बीच में लगता है, जो एटम को बांध के रखता है अपने साथ में, और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। भाई मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम के कॉम्बिनेशन से। अब एटम का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है कि वो आपस में कंबाइन है, एक दूसरे के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है, और तब एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूल। तो कार्ब, और ये तो हो गया केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड भी तीन टाइप के होते हैं मेन, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है डेटिव बॉन्ड या फिर उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, तो दो ही हमारे पास मेन केमिकल बॉन्ड है, एक आयनिक है, एक कोवलेंट है। तो आयनिक हमको यहाँ पे फिलहाल नहीं पढ़ना है, आप पढ़ चुके हो इन चीजों को पहले भी कई बार। अब पूछा जा रहा है कि बॉन्डिंग इन कार्बन, अब कार्बन में कौन से टाइप का बॉन्ड पाया जाता है, तो कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है। तो लिख लो वहां पर एक लाइन में, कार्बन फॉर्म्स ओनली कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू
स्मॉल साइज। इसका कोवलेंट बॉन्ड पाए जाने में देखो, और ऊपर से कार्बन जो भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन के बॉन्ड काफी स्ट्रांग भी होते हैं। कार्बन चाहे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाए, कार्बन चाहे दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाए, या कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ में जब बॉन्ड बनाता है तो वो जनरली काफी स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड इतने जनरली स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन कार्बन का जो बॉन्ड है वो फिर भी ठीक ठाक स्ट्रांग होता है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज का भी इसमें छोटा सा रीजन क्या है। अब कार्बन सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड क्यों करता है? सबसे पहली बात यह है कि कोवलेंट बॉन्ड होते क्या है? कोवलेंट बॉन्ड होते क्या है? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। समझ में आ रही है? तो कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड है जो बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। अब क्यों ऐसा हो रहा है, अब तो समझो यहाँ पे ध्यान से। ये रहा कार्बन, एटॉमिक नंबर है 6, तो 2,4। अब अगर कार्बन को बनाया जाएगा तो बीच में तो न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? हम पूरा बनाते हैं तो 6 प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन होंगे, और 2 शेल हो जाएंगी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोवलेंट नहीं बनाता तो क्या करता? तो आयनिक बनाता। तो आयनिक बनाने के लिए क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन गेन करो या इलेक्ट्रॉन लॉस करो। और ये बात तो आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाता क्यों है? अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। कार्बन ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, यानी कि कार्बन को अपने लास्ट शेल में या तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर एक ही शेल अपनी रखे और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे। 2 ऑप्शन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑप्शन है कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन किए जाएं, क्योंकि लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 मिल जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन में प्रॉब्लम यह है कि मान लो 4 इलेक्ट्रॉन चलो गेन कर लिए, मान लो 1, 2, 3, 4, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। प्रॉब्लम यह है कि 6 प्रोटॉन मिलके, अब पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6, अब 4 और आ गए तो कितने हो गए? 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 2 अंदर के और 8 बाहर के। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस के 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते। तो पहली प्रॉब्लम तो यह है, इसलिए गेन वाला तो सिस्टम ही नहीं है, गेन तो नहीं कर सकता। दूसरा सिस्टम है कि चलो कोई बात नहीं, अगर गेन नहीं कर सकता तो चलो लॉस कर दे। दूसरा यह है कि चलो लॉस ही कर दे 4 इलेक्ट्रॉन, तो डुप्लेट इसका हो जाएगा। ऑक्टेट ना सही, डुप्लेट सही। तो डुप्लेट वाले में क्या प्रॉब्लम है? डुप्लेट वाले में दिक्कत यह है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन 6, अब जैसे 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करने हैं मान लो, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी हाई होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो दिक्कत है वो है एनर्जी की। इतनी ज्यादा एनर्जी लूज होने वाली है, इतनी ज्यादा एनर्जी देने वाली है कि इसमें से 4 मतलब 6 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में जो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है, तो उसमें ये बात आपने पढ़ा है ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो पहली बार में 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो C+ हो जाएगा, फिर 2 निकलेंगे तो C+2। तो जिस तरह से आगे आगे जब इलेक्ट्रॉन निकालने शुरू करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए दोनों तरीके से नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, और निकालने में दिक्कत यह है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ट्रांसफर यानी कि आयनिक बॉन्ड बनाने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, और कार्बन सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। और हम ये बात कर चुके हैं कि ऐसा क्यों है। तो ये 2 वजह हैं इसकी। 2 ऑप्शन थे, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लो 4, या इलेक्ट्रॉन 4 लूज कर दो, लेकिन दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए। तो कार्बन सिर्फ कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, चाहे कंपाउंड कोई सा भी हो, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। अब जो बना रहा है उसकी बात कर लें, कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो वैसे तो आप लोग केमिकल बॉन्ड में ये चीज पढ़ चुके हो, आयनिक और कोवेलेंट को, लेकिन फिर भी अब इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। आ गई बात समझे? अगर किसी भी 2 एटम को केमिकल बॉन्ड बनाना है तो कितने तरीके हो सकते हैं? मान लो एक एटम ए है, वो एटम बी के साथ में केमिकल बॉन्ड बनाना चाहता है, केमिकल बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ए के पास कितने ऑप्शंस हैं? नंबर 1, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, या इलेक्ट्रॉन गेन करो, या तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करो। और आपको पता है कि कार्बन के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन वाली संभावना ही नहीं है। सॉरी, डोनेट गेन, हाँ ठीक है, डोनेट गेन। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या बचा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। और जो केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, ऐसे ही केमिकल बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो लिखो जल्दी से फटाक से, द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड
कोवेलेंट बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है तो इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, क्या क्या कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, किस तरह के। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे बहुत बनते हैं, चाहे आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी हो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी हो, क्वेश्चन इनसे बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें लिख लेते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन बना रहा है, और भी एलिमेंट ऐसे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ कार्बन नहीं है। लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ ही कोवेलेंट बना रहा है, बाकी कोई दूसरा बॉन्ड बनाता ही नहीं है। बाकी जो एलिमेंट्स है वो आयनिक और वो दोनों बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे नॉन मेटल्स, बाकी नॉन मेटल्स आयनिक भी बना सकते हैं और कोवेलेंट भी बना सकते हैं। मेटल सिर्फ आयनिक बनाते हैं, कोवेलेंट नहीं बनाते, मेटल सिर्फ आयनिक बनाएंगे। और कार्बन है जो सिर्फ कोवेलेंट बनाएगा और कोई बॉन्ड बनाने वाला नहीं है। तो पहली विशेषता यह है इसकी कि यह हमेशा फॉर्म होता है, फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में ही फॉर्म होगा, कभी भी मेटल देखने को नहीं मिलता उसमें। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कोई भी ऐसा बॉन्ड जिसमें कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स दिख रहे हैं, कोई भी मेटल ना दिखे, समझ जाना ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, HCl, हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो ये बॉन्ड नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है। दूसरा CH4, CH4 में तो खैर कार्बन है, तो कार्बन जहां है वो तो कोवेलेंट ही है, उसमें तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन है नॉन मेटल, सल्फर है नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड ही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बनाता है, बाकी एलिमेंट भी कोवेलेंट बना सकते हैं, साथ ही साथ वो आयनिक भी बना सकते हैं, बस ये फर्क। तो पहला पॉइंट तो यही था। दूसरी बात, अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्रिएट नहीं होते। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव कब क्रिएट होते हैं, कभी भी कोई चीज आयन कब बनाती है, आयन तब बनता है जब उसमें बहुत ज्यादा मतलब जब उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ हो। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना होने की वजह से, क्योंकि ये तो शेयरिंग से बना है, तो शेयरिंग में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ही नहीं कहीं पे, तो ना किसी पे पॉजिटिव ना किसी पे नेगेटिव, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंटेन फ्री आयंस। तो लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंटेन फ्री आयंस, कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंटेन्स फ्री आयंस, तो इनके पास फ्री आयन भी नहीं होते, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया, नो फ्री आयंस। आयनिक कंपाउंड में लेकिन फ्री आयन होते हैं, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, जैसे ही उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे वो तुरंत अपने आयंस पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा NaCl सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते ही Na+Cl- बन जाता है, पढ़ा है ना ये सब। अगली विशेषता, कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के कंपेयर में काफी वीक होते हैं, ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो पॉजिटिव नेगेटिव भी बना है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच लगने वाला अट्रैक्शन बहुत हाई अट्रैक्शन होता है, ठीक है, बहुत हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कोवेलेंट के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता, कोवेलेंट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोवेलेंट्स आर वीकर देन, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के कंपेयर में कोवेलेंट बॉन्ड थोड़े वीक होते हैं। अभी लेकिन चैप्टर के शुरुआत में मैंने बोला है कि कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। देखो कार्बन स्ट्रॉन्ग फॉर्म करता है, मेरा मतलब ये था उस बात से कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड की कैटेगरी में देखा जाए तो कार्बन ने जो कोवेलेंट बनाया है वो दूसरों से थोड़ा सा मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा, बाकी अगर कोवेलेंट कंपाउंड को देखा जाए तो उसके मुकाबले, ठीक है ना। ये मतलब नहीं था मेरा कि आयनिक से स्ट्रॉन्ग तो कोवेलेंट हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है ना। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि वीकर देन आयनिक बॉन्ड। अब वीक है, अच्छा एक चीज और देखते हैं, आपको पता है HCl रियल किस फॉर्म में पाया जाता है। जनरली तो HCl का मतलब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निकालते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो लिक्विड के फॉर्म में है, बट रियल में HCl एक गैस है, ठीक है ना, उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब जाके हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तो यानी कि ये गैसेस फॉर्म में है। CH4 क्या है, ये भी गैसेस फॉर्म में है। H2SO4 लिक्विड फॉर्म में है। तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है, अगर स्टेट की बात किया जाए तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट, आयनिक बता रहा हूं अलग से, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में ही हमेशा, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, वो गैस में भी मिलेंगे, लिक्विड में भी मिलेंगे और सॉलिड में भी मिलेंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल स्टेट,
फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स, यानी कि सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस में भी, तो तीनों फॉर्म में कोवेलेंट कंपाउंड देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड की बात किया जाए तो आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि कोवेलेंट कंपाउंड की बात की जाए। अब ये बात हमने अभी जस्ट पढ़ी है कि कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक के मुकाबले में कोवेलेंट बॉन्ड थोड़े से वीक होते हैं। ठीक, अब वीक होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई नहीं होगा। भाई अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई होता तो ये ऑलरेडी गैस के फॉर्म में मिलता क्या, ये रूम टेम्परेचर पे गैस है, ये सारी चीजें, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं ऐसे, एथेन भी गैस है और एसिटिलीन भी गैस है, काफी सारी ऐसे कंपाउंड हैं जो गैस हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड की बात किया जाए तो आयनिक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों काफी हाई होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये कुछ छोटी मोटी विशेषताएं हो गई किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की। हमने क्यों पढ़ा इसको, क्योंकि कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए हमको ये पढ़ना पड़ा, क्योंकि ये इस चैप्टर की जरूरत है। ठीक, अगला काम ये हो गया। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड तो ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली क्या होती है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं। तो टाइप्स दो तरीके से बांटा जा सकता है इसका। एक होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। तो एक तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से के बेसिस पे बनाया जा सकता है, और दूसरा होता है कि पोलैरिटी के बेसिस पे। ठीक है ना, पोलैरिटी के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बेसिस पे जो होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। पोलैरिटी के बेस पे दो बातें हो सकती हैं, या तो कोई चीज पोलर कोवेलेंट बनाएगी या फिर दूसरा होगा नॉन पोलर। और ये आपके सिलेबस से बाहर है वैसे, पोलर और नॉन पोलर, तो ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो पढ़ेंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी 3 टाइप। कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी 3 टाइप। ठीक है ना, अब एक बात समझो, मान लो एक एलिमेंट है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है ना, अब ये दो कार्बन आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट, क्योंकि ये तो यही बना। तो अब बनेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो कोई भी एलिमेंट 1 2 3 मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, जिसकी जितनी वैलेंसी है वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। अब चौथा बॉन्ड इनको कहीं दूसरी तरफ बनाना पड़ेगा। ये दोनों आपस में 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकते। तो यही है मेन बात कि कोई भी दो एलिमेंट, ये दो आपस में 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की शेयरिंग नहीं कर सकते, 3 इसके 3 इसके, उससे ज्यादा की शेयरिंग नहीं होगी। आगे की अगर शेयरिंग करानी है, आगे और इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बनाने हैं, तो फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में इसको भी और उसको भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी 3 टाइप। तो नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिंगल का मतलब क्या है, एक, तो जाहिर सी बात है ये कैसे बना है, ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो इसमें लिख सकते हो द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम, वो दोनों एटम, बाय ईच एटम इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल डैश। और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये जो लाइन वगैरह खिंची होती है कंपाउंड में, ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में ही देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये कभी भी आयनिक में नहीं। जैसे NaCl है, तो NaCl में आयनिक बॉन्ड है, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है ना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में इस तरह से डैश लगा के, लाइन लगा के हम उसको नहीं लिखा करते, ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, H2, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। मीथेन में जो 4 हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे सिंगल हैं, ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है। इसके अलावा अमोनिया NH3, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है।
तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के। इसके बाद सिंगल के बाद नेक्स्ट डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो जल्दी से उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट लिखो, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? डबल कोवलेंट बना होगा दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, सिंपल सी बात है। तो बाई टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यानी कि दो एलिमेंट्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डबल डैश। तो लाइंस को इस तरह से खींच के तब उसको बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए समझ लो, ए और बी के बीच में इस तरह से अगर बना है तो ये इसे हम कहेंगे डबल बॉन्ड। एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन दो डबल बॉन्ड बना के रखता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 2 इधर 2, 4 हो गए। इसी तरह से एथीन जो होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे मान लो O2 का मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन, ये कैसा होता है? O डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर इसने भी डबल बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड के। इसके बाद नेक्स्ट लिखो जल्दी से, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बस ये तीन ही टाइप के बॉन्ड है कोवलेंट, इसके आगे इसमें कुछ खास ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट लिखेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना है? 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से। तो लिखो जल्दी से, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। एग्जांपल जैसे क्या हो सकता है? मान लो A और B एलिमेंट है तो इस तरह से 3 लाइन इनके बीच में किसी होगी, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो इन दोनों ने आपस में 3-3 बॉन्ड की शेयरिंग करी है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। आ रही है बात समझ? दूसरा हो सकता है हमारा एसिटिलीन। एक कंपाउंड होता है एसिटिलीन C2H2, इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन ने 3-3 बॉन्ड बना लिए, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, तो एक एक बॉन्ड और बनाना पड़ेगा। अब एक बॉन्ड जो बनाना है वो अलग बनाना है इधर की साइड में, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, उसने एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया। कार्बन की वैलेंसी 4 है, 3 इधर बनाया, एक उधर बनाया, 3 इधर बनाया, एक उधर बनाया, ठीक। तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हमारा यहाँ पर होता है खत्म। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कि मान लो एक कंपाउंड दे दिया, पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग टोटल हुई है? तो ए मान लो दे दिया है CH4, बी मान लो दे दिया है CO2, सी मान लो दे दिया है C2H6 और डी दे दिया है नाइट्रोजन। आपको यह बताना है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, टोटल इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। क्या तरीका है इसको समझने के लिए? आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए पहले तो इसका। तो मीथेन की बात किया जाए तो इस तरह से, ठीक, ये होता है मीथेन। अब वो टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो ये तो बात सही है कि कार्बन तो ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, लेकिन इन चारों हाइड्रोजन ने भी तो शेयरिंग करी है। तो एक बॉन्ड के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है। तो इसमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। यानी कि मीथेन का जो मॉलिक्यूल बना है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, जिसमें कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और 4 हाइड्रोजन ने एक, यानी कि उन्होंने भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। CO2 देखो कैसे बना है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उसका एक इसका, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4, इस तरह से। तो इसमें भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 4, 4, 8। ये भी 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। अगर बात की जाए C2H6 की, C2H6 कुछ ऐसा होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3-3 हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 2, जितने बॉन्ड हैं उसका जस्ट डबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि लगभग 14 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये कंपाउंड बना है। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं, इनके इनके और सबके मिला के टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और टोटल बॉन्ड कितने हैं? 7 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है।
1 2 3 4 5 6 7 7 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक उसका एक इसका, इस तरह से बन जाते हैं। N2 को देख लो, N2 में क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 2 2, तो तीनों में टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अच्छा, इस पे और क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब जैसे आप लोगों ने केमिकल बॉन्ड अभी जस्ट पढ़ा ही है, तो क्वेश्चन आते रहते हैं, इस पे एनटीएससी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन मान लो ऐसे आ गया, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन पेंटेन। ठीक है, पेंटेन में नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बताइए। तो पेंटेन क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो पेंटेन होता है C5H12। ठीक है ना, आप लोगों ने 10th में है तो ये चैप्टर पढ़ा तो हो गई। तो पेंटेन क्या होता है, C5H12, और पेंटेन एन लगा हुआ है मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। ये आप अभी हाइड्रोकार्बन में आगे पढ़ोगे। पेंटेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो 5 कार्बन है तो पांचों कार्बन पहले तो ऐसे लगा दो, 3 2 5। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो यानी कि 4 4 बॉन्ड तो बनाने पड़ेंगे। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ में होने चाहिए। इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके साथ में सिर्फ 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। इसने 2 बनाए हैं तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसने भी 2 बनाए तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, और इसने 1 बनाया है तो इसको कम से कम 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये होता है पेंटेन इस तरह का। अब दोनों में से जो पूछे बता दो। अब वो पूछ रहा है कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यानी कि लगभग 16 कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। टोटल कितने, 16। गिनती कर लेना, मैंने तो ठीक ही करी है शायद, लेकिन कहीं हो गया हो तो देख लेना। तो अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर में, तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उसका एक इसका। तो टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात पूछा था तो 16 × 2 यानी कि लगभग 32 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शेयर्ड है। 32 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से तब जाके कहीं पेंटेन का ये मॉलिक्यूल बन पाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, भाई वर्सेटाइल तो है ही कार्बन, वरना फिर कार्बन के नाम पे एक चैप्टर कैसे बन जाता। वर्सेटाइलिटी तो है ही कार्बन के अंदर, काफी सारी बातें हैं। तो बस यही बात बतानी है कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, एमसीक्यूज में भी आता है और वैसे भी बोर्ड में भी लिखने को आ जाता है कि कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में बताइए। तो बता दूं मैं आपको एक बात कि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा हैं। अगर पूरे नेचर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अबंडेंट अगर कंपाउंड अगर किसी एलिमेंट के हैं तो वो कार्बन के ही है। कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाने के पीछे कारण है कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। आ रही बात समझ में? ड्यू टू इट्स वर्सेटाइल नेचर कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स, इट हैज ऑलरेडी फॉर्म क्रोर्स ऑफ कंपाउंड। बहुत ज्यादा कंपाउंड ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। हमें यही बताना है कि वो कारण क्या है। तो उसमें कुछ मेन रीजन क्या है, तो इसमें चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, ड्यू टू द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बहुत ज्यादा है। तो वो क्या है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसकी। पहला है कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ कार्बन में पाई जाती है, दूसरा किसी एलिमेंट में नहीं पाई जाती, ओनली कार्बन में ही प्रॉपर्टी पाई जाती है। और क्या होती है ये प्रॉपर्टी, तो कार्बन, मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू अदर नॉन मेटल। दूसरे नॉन मेटल जो बॉन्ड बनाते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते कोवेलेंट वाले, लेकिन कार्बन का जो बॉन्ड बनता है कार्बन के साथ में वो कंपेरेटिवली दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसीलिए कार्बन कार्बन के साथ में मिलके बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है। ठीक है ना, तो कैटिनेशन क्या होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, मींस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन खुद दूसरे एलिमेंट्स के, मतलब कार्बन खुद दूसरे कार्बन के साथ में, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में लिंक करके बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है, बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है। अब जितने कार्बन उसके अंदर ऐड होंगे उतना बड़ा वो मॉलिक्यूल बनेगा, उतना बड़ा उसका फॉर्मूला होगा। इसीलिए आपने देखे होंगे कार्बन के कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे होते हैं। जैसे शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। तो कोई दूसरा ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है जिसके अंदर कार्बन 12 हो या इतनी ज्यादा हो? ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही पॉसिबल है। ठीक है ना, कभी ऐसा कोई कंपाउंड देखा कि Na15Cl जो भी मतलब बड़े नंबर्स, ऐसा नहीं होता।
ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कार्बन की है कि वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है उसकी, यानी कि वो दूसरे कार्बन के साथ में मिलकर एक बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है। और जितनी ज्यादा चेन बढ़ती जाएगी, यानी कि मान लो एक तो 2 कार्बन है तो ये अलग कंपाउंड है, एक और कार्बन जोड़ दिया ये अलग कंपाउंड है, 4 कार्बन कर दिए ये अलग कंपाउंड है, तो जितनी बार कार्बन बढ़ेंगे नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है तो मतलब एक नया कंपाउंड जन्म ले चुका है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ तो मतलब एक नया कंपाउंड बन गया है। तो कैटिनेशन क्या है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन called catenation. It means that carbon can combine with other carbon and form a long chain, and with every new carbon the compound will change. हर नए कार्बन के साथ में कंपाउंड विल चेंज बिकॉज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज चेंजिंग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बदल रहा है, इसी वजह से कंपाउंड भी बदल जाएंगे। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी समझ में आ गई बात क्या होती है। और यहाँ पर एक बात लिख लो, अपनी इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के अंदर एक विशेष क्षमता है पॉलीमर्स बनाने की, ठीक है ना, ड्यू टू इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन फॉर्म्स पॉलीमर। तो ये एक बड़ी मजेदार चीज है, पॉलीमर्स को देखेंगे बाद में कभी। तो पॉलीमर्स, जितने भी पॉलीमर हैं, चाहे वो नेचुरल पॉलीमर हैं चाहे सिंथेटिक पॉलीमर हैं, सब में कार्बन तो होता ही होता है, बिना कार्बन के ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे जो पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन एक पॉलीमर है, तो पॉलीमर है वो, तो उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि बिना कार्बन के पॉलीमराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमर क्या है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो एक तो हो गई कैटिनेशन वाली बात, हम पढ़ रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो कैटिनेशन की बात हो गई खत्म। दूसरा हम लेंगे यहां पर, दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन ये भी एक रीजन मान सकते हैं, ये बहुत बड़ा रीजन तो नहीं है लेकिन ये भी ठीक ठाक रीजन है। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मींस क्या होता है? 4, वैलेंसी मतलब वैलेंसी, तो यानी कि वैलेंसी जो है कार्बन की वो है 4। इससे क्या फायदा होता है जरा समझना एक बार को। कार्बन की वैलेंसी है 4, तो यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब 4 बॉन्ड या तो ऐसे बना दे, चारों सिंगल, या 2-2 डबल बना दे, ऐसे बना सकता है, या फिर एक ट्रिपल बना दे और एक सिंगल बना ले, ठीक है ना, एक ट्रिपल और एक सिंगल बना ले इस तरह से, या फिर एक डबल बनाए और 2 सिंगल बनाए। तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कार्बन की, तो ठीक है, तो ये इतने काफी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो यार अगर यहाँ पर हर बार आप हाइड्रोजन लगा दो तो एक अलग कंपाउंड, एक बार हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दो तो एक अलग कंपाउंड, इधर ब्रोमीन लगा दो एक नया कंपाउंड। और वर्सेटाइल नेचर का मतलब यही है कि कार्बन में इतनी वर्सेटाइलिटी है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो इतने सारे ऑप्शंस कार्बन के पास में होते हैं। तो टेट्रा वैलेंसी मींस 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी मींस 4 ऑप्शंस। वैसे और भी ऐसे कंपाउंड है जिनकी वैलेंसी 4 है, लेकिन वो वर्सेटाइल नहीं है उतने, क्योंकि कार्बन वर्सेटाइल दूसरे कारणों से। वो जो कारण है वो असली ये है कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म, ये 2 बड़े कारण हैं सबसे ज्यादा। लेकिन टेट्रा वैलेंसी भी वहां पर ऐड कर दिया जाता है एक रीजन, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी में 4 वैलेंसी है तो काफी सारे ऑप्शंस हैं, तो हर ऑप्शन के साथ में कंपाउंड बदल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर बॉन्ड बदले, एलिमेंट बदला तो कंपाउंड भी बदलना तय है। तो दूसरा रीजन हो गया टेट्रा वैलेंसी। अगली जो वजह है टेट्रा वैलेंसी के बाद में वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। अगला रीजन है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, जो कि अभी जस्ट बताया है आपको कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यानी कि कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड एंड कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है ये एक अलग कंपाउंड है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है वो अलग है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड अलग है, और तीनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक बिल्कुल अलग है। तो मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से भी अलग है। अब ये जो है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये एक अलग तरह का कंपाउंड होगा। इस कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये एक अलग टाइप का होगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी अलग टाइप का होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। तो वर्सेटाइल नेचर में हमारे पास 4 ही मेन रीजन है, जिसमें से तीसरा ये है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, that's why it has many options to form new bonds, because a single bond compound is totally different than double and triple bond compound, and double bond compound is totally different than single and triple and so on। आगे भी इस तरह से होता रहता है, ठीक है ना।
तो तीसरा वर्सेटाइल नेचर हो गया हमारा ये। और नेक्स्ट है जो एक बड़ी वजह है, दैट इज आइसोमेरिज्म। देखो दो सबसे बड़ी वजह कार्बन का वर्सेटाइल नेचर की और कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करने की दो सबसे बड़ी वजह है कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कैटिनेशन तो क्या है आपने समझ लिया कि कार्बन कैन लिंक विद अदर कार्बन एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन एंड विद द एवरी एडेड कार्बन द कंपाउंड विल चेंज बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है। क्योंकि आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। पहली बात समझो, इट्स अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। तो एक रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के बीच। आप ऐसा नहीं कह सकते कि क्या ये आइसोमर है। आइसोमर है तो किसका है, एक रिलेशन है। यानी कि अगर आइसोमेरिज्म की बात किया जाएगी तो कम से कम वहां पे दो कंपाउंड होने चाहिए, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो होने चाहिए। क्योंकि आप किसी कंपाउंड को आइसोमर कह रहे हो तो किसी के जैसा बोल रहे हो ना। जैसे ऐसा समझ लो, अगर मैं बोलूं क्या ये हम शक्ल है, हम शक्ल मतलब एक जैसी शक्ल होना, क्या ये हम शक्ल है। हम शक्ल अगर हम शक्ल है तो किसका है भाई, हम शक्ल का मतलब कम से कम दो लोग होने चाहिए जिनकी शक्ल एक जैसी होनी चाहिए, तब तो हम शक्ल बोलेंगे ना। तो सेम आइसोमेरिज्म में भी यही केस है कि आइसोमेरिज्म एक रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के बीच में, ठीक। क्या होता है इसमें, आइसोमेरिज्म का मतलब यह हो गया कि ऐसे कंपाउंड, आइसोमेरिज्म मतलब हो गया ऐसे कंपाउंड, compounds which have same molecular formula, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। अब क्यों अलग है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर अलग हैं, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं आइसोमर। और ये जो रिलेशनशिप है, ये जो पूरी फिनोमिना है, इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो क्या है आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग हैं, तो इसलिए वो कंपाउंड भी अलग है। आगे बात समझें, तो इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और ये एक बड़ा कारण है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कंपाउंड के वर्सेटाइल नेचर का, कंपाउंड के बहुत ज्यादा कार्बन के वर्सेटाइल नेचर का और कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करने का, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। आइसोमेरिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको 11th में भी बहुत पढ़ने को मिलेगा आपको। जो सही है आइसोमेरिज्म बढ़िया वाला, वो तो 11th में ही आएगा। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पर कुछ गिने चुने कुछ ही आइसोमर हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात किया जाए हाइड्रोकार्बन में, तो हाइड्रोकार्बन्स में आइसोमर, अब हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन में मान लो जैसे एल्केन की बात किया जाए तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और लास्ट है पेंटेन। तो इन तीनों में ये जो ऊपर के तीन हैं ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ये आइसोमर नहीं बनाते। ये बनाएगा 2 आइसोमर, यानी कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ में 2 कंपाउंड पॉसिबल हैं, 2 अलग अलग कंपाउंड, और ये बनाएगा 3 आइसोमर। और इससे ज्यादा आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहला है C4H10, जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। लेकिन C4H10 का मतलब हमेशा ब्यूटेन नहीं होता, ब्यूटेन में भी 2 अलग अलग तरह के ब्यूटेन हो सकते हैं। कैसे, अगर एक ब्यूटेन ऐसे बना हुआ हो, कि H है, ठीक है ना, ये सब मैं हाइड्रोजन बना रहा हूं जल्दी में, थोड़े से अजीबोगरीब दिखेंगे लेकिन क्या है, ये हो गया। अब इसमें सारे के सारे कार्बन सिंगल लाइन में एक साथ लगे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। और दूसरा इसका बन सकता है इस तरह से, 1 2 3 कार्बन इस तरह से, और चौथा कार्बन इसके नीचे की साइड लगा दो। इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है, इसमें 3 लगेंगे और इसमें भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे। भाई हाइड्रोजन कैसे लगते हैं,
जितनी वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, अगर कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, अगर एक बनाया है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, अगर 3 बना लिए तो 1 लगा दो, अगर चारों बॉन्ड ऑलरेडी फिल्ड है तो हाइड्रोजन मत लगाओ, सिंपल सा फंडा है। तो ये 2 आइसोमर हैं, इसको बोलेंगे एक कार्बन के साथ में 2 कार्बन अगर इस तरह से अटैच हो तो उसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो ये हो जाएगा हमारा आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। तो ब्यूटेन C4H10 का मतलब सिर्फ ब्यूटेन नहीं होता, वो N ब्यूटेन भी हो सकता है, वो आइसोब्यूटेन भी हो सकता है, और ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर। क्यों? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें भी देख लो, इसका फॉर्मूला भी C4H10 है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसका भी फॉर्मूला C4H10 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, लेकिन ये दोनों कंपाउंड अलग हैं, ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर। तो मैंने कहा कि पहला आइसोमर पॉसिबल है इसके साथ में, और जो दूसरा आइसोमर है उसको भी देख लेते हैं, यही हमारे सिलेबस में है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो जो दूसरा कंपाउंड है हमारा C5H12, इसका नाम है पेंटेन, लेकिन C5H12 को हमेशा पेंटेन बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी पॉसिबिलिटी है, अलग अलग कंपाउंड मिल सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसा मिल जाए 4 5, सारे के सारे कार्बन सिंगल लाइन में एक साथ अटैच्ड हो, ठीक है, 5 कार्बन है, 5 सीधी लाइन में है, इसको क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा था कि जब अगर ऐसा केस हो तो उसको बोलेंगे एन पेंटेन। ये हो गया एन पेंटेन। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास बनाने का? इस फॉर्मूले से, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से 3 अलग अलग कंपाउंड बनेंगे और वो तीनों आपस में आइसोमर होंगे, और वो तीनों अलग कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, C5H12, लेकिन कंपाउंड अलग है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4 कार्बन ऐसे लगा दो, बाकी 5 को यहाँ लगा दो, इसमें 3 हाइड्रोजन लगा दो, इसके अंदर 1 ही हाइड्रोजन चाहिए, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसके अंदर 3 चाहिए, और इसके अंदर भी 3 हाइड्रोजन चाहिए। अगर कुछ इस तरह का देखने को मिले कि एक कार्बन के साथ में 2 कार्बन इस तरह से अटैच हैं, 2 मिथाइल ग्रुप, इसको मिथाइल बोलते हैं, ठीक है ना, 2 मिथाइल CH3, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज आइसो पेंटीन, ठीक। और मैंने बताया कि एक इससे और पॉसिबल है, वो देख लेते हैं क्या है। अगला पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह का हो जाए, 5 कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन क्योंकि एक बॉन्ड बनाया है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन क्योंकि एक बॉन्ड बनाया है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन क्योंकि इसने भी एक ही बॉन्ड बनाया है, और इसमें भी 3 हाइड्रोजन क्योंकि इसने भी एक बनाया है। लेकिन इस वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो अब उसमें हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। एक कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप और चौथा भी कुछ कार्बन वाला ही हो, तो ऐसी चीज को बोलते हैं नियो। तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटीन। आ गई बात समझ में? तो ठीक है ना। तो यहाँ पर लेक्चर समाप्त करने की घोषणा करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा हिस्ट्री भी देख लिया उसका कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला यूरिया बना, कैसे बना, क्या हुआ, और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑर्गेनिक कहलाते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो वो भी देख लिया हमने। इसके बाद हमने कार्बन में बॉन्डिंग देखी, सिंगल डबल कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो सारा चेक किया। उसके बाद कार्बन के वर्सेटाइल नेचर को भी यहाँ पर देख लिया। तो इतना लेक्चर काफ़ी है आज के लिए, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।